प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निर्णय बैच में हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए हिंदी में क्लासेस कर रहे हैं और यह हिंदी की क्लासेस आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। टोटल एनसीईआरटी की बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्लास 11th का छठे चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ में बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले द्विबीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही आपके एक और बैच आपका स्टार्ट हो गया, आरंभ है प्रचंड नाम से। वह बैच स्टार्ट हो चुका है। आरंभ है प्रचंड नाम से हम लोग इंग्लिश के नोट्स के साथ और एनसीईआरटी की क्लासेस के साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी नोट्स है आपका वो परीक्षा की दृष्टि से, टीजीटी पीजीटी एलटी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वह रोज़ आपका अपलोड कर दिया जाता है आपके टेलीग्राम पे भी और यहाँ पे मतलब आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी 2-3 क्लासेस अभी आपकी उसकी लगातार इसकी तो लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। आरंभ में प्रचंड की क्लासेस आपकी एक दिन डिले करके आएंगी, चूँकि सामने आपके सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम है। सीटेट के एग्ज़ाम तक आपकी एक दिन डिले करके क्लासेस आएंगी, जिससे आपको कोई नुकसान ना ही होगा। और 1 जनवरी के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसे डेली कर देंगे और आपकी आधे घंटे से 45 मिनट की क्लास होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आज मैं आपको पेन का उपयोग ज़्यादा नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए चला जाऊंगा, आप इसे देखते चलिए। कह रहा है द्विबीजपत्री तना। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने कल एक बीजपत्री जड़ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, तने पे आ गए हैं। द्विबीजपत्री तने के बारे में पढ़ लें। इसके पहले वीडियो के बाद अगर आप नहीं देखें तो सीक्वेंस से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। ठीक है, द्विबीजपत्री तने की बात करें, एक प्रारूप सैसो द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। अगर उसका अनुप्रस्थ काट काटा जाता है, टीएस सेक्शन काटा जाता है, तो सेक्शन में विभिन्न संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं आगे दिया गया, जैसे कि बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी सतह होती। ठीक है, जो बाह्य त्वचा होती है उसके सबसे बाहरी रच्छी सतह होती है, यानी सबसे बाहरी रक्षा करने वाली सतह होती है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती। कह रहा क्यूटिकल जैसी पतली परत से क्या होती, ढकी होती है। इस पर कुछ बहुकोश की एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे बलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी अंतस्त्वचा जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। कह रहा कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ये सैसो तने को यांत्रिक सहारा देती हैं। बलकुट सतहें अंतस्त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति और पैरेन्काइमा कोशिकाएं कुछ परतें होती हैं, जिसमें सुस्पष्ट अंतराकोश की स्थान होता है। अंतस्त्वचा बलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब ये आप देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा बाह्य त्वचा है, कोलेनकाइमा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद पैरेन्काइमा है। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें, कह रहा बाह्य त्वचा है, उसके बाद कोलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा स्टार्च आच्छादित है। ठीक है, स्टार्च से भरा हुआ है। ये स्क्लेरेनकाइमा फिर हो गया, फ्लोएम है और आगे बढ़ जाते हैं, कैम्बियम है, प्रोटोजाइलम है और पिथ है। अब यहाँ पे डायग्राम में आ जाए तो कह रहा है कि द्विबीजपत्री तना आ में है और बा में कौन है, एक बीजपत्री तना है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री में देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद ये द्विबीजपत्री का है आपका बाह्य त्वची है। ठीक है, अब इसका टीएस सेक्शन काट करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इधर आ जाते एक बीजपत्री वाले में। ठीक, चलिए, में होता है इसलिए इसे स्टार आच्छादित भी कहते हैं। परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन मंडलों के बीच अरीय रूप से विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जाकिरण बनाते हैं। बहुसंख्यक संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन मंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त मध्य दारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होता है और गोलाकार पैरेन्काइमिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अब बात आती है एक बीजपत्री तने की। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं होता है। आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने की अंतस्त्वचा पर रोम
त्वचा रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अंतस त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। बलकुट में कई सतहें होती हैं। इसके बहुत से बिखरे हुए संवहन मंडल होते हैं। इसके संवहन मंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमिक मंडल आच्छादित होता है। संवहन मंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय मंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन मंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिका होती है। पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे कि बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह है, अभ्यच्छ बाह्य त्वचा तथा निचली सतह जिसे अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खम्भ पैरेन्काइमा तथा स्पंजी पैरेन्काइमा। खम्भ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, ये लंबवत समांतर होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं के से नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिराविन्यास से भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त वही फ्लोमी तथा माध्यिक दारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्त वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छद कहते हैं। देखो और बंडल में जाइलम के स्थान को, ठीक है, ये देखिए, ये है आपका, इसमें जाइलम के स्थान को आप देख सकते हैं। चलिए, समृद्ध यानी पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्ध पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, ठीक है, अधिकांश समान ही है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नताएं भी देख सकते हैं। इसकी ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आवर्ध तत्व कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री पत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद संवहन कैम्बियम है, तो इसको कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट कर लेते हैं। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभजोत की सहायता से बढ़ते हैं, इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त इनकी मोटाई भी बढ़ती है, इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उसे पार्श्वी मेरिस्टम यानी एपिकल मेरिस्टम, संवहन कैम्बियम यानी, ठीक है, उसके बाद आपका कार्क कैम्बियम कहते हैं। संवहन कैम्बियम क्या होता है? मेरिस्टमी सतह की संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती हैं, इसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। कह रहा है मेरिस्टमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती हैं उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। सैसो तने में या जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती हैं। बाद में यह एक छल्ले के रूप में स्थान में दिखाई पड़ती हैं। कैम्बियमी छल्ले का बनना द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपूली कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं
जो अंतःपूली के समीप होती हैं ये मेरिस्टेमी हो जाती हैं और एक अंतःपूली कैम्बियम बनाता है। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। कैम्बियम छल्ले की क्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं, और जो बाहर परिध की ओर बनती हैं वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। जो अंदर की ओर बनेंगी द्वितीयक जाइलम बनाएंगे, जो बाहर की ओर बनेंगी द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता तथा द्वितीयक फ्लोएम कम। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम सने सने मतलब धीरे धीरे दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते रहते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सक्रिय पट्टी बनाते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से होकर आरी दिशाओं में जाती हैं। इनको द्वितीयक मज्जाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक मज्जाकरण कहा जाता है। बसंत दारू तथा शरद दारू क्या होता है? कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणिक कारकों से नियंत्रित होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती है। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और सक्रिय वाहिकाएं बनाता है। यह काष्ठ को शरद दारू तथा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है और इसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती हैं और इसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिन कर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अंतः काष्ठ और सरदारू। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग विशेषता तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है और इसे अंतः काष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जिसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ का आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतः काष्ठ को कठोर चिर स्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निंग होती हैं। इसे हृद दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ पानी का संवहन नहीं करता है, यह केवल तने को यांत्रिक सहारा देता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और इसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कार्क कैम्बियम। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूटती जाती हैं और इन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाते हैं, जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः बलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। यह कुछ सतही मोटी और सक्रिय पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं में बनी होती हैं। कागजन दोनों और कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बंट जाती हैं और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा होता है। द्वितीयक बलकुट याद रखिएगा, सुबेरिन जमा होता है जिससे पानी नहीं इंटर करता है। द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। कागजन काग तथा काग मिलकर के परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत और बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कार्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल बल्ल बनाते हैं। छाल बल्ल एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल है। मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के
अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। छाल बल की रचना भी विभिन्न प्रकार की सम्मिलित कोशिकाओं के नाम लिखें। कुछ क्षेत्रों में कागजनकार कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेनकाइमिक कोशिका बनाते हैं। पैरेनकाइमी कोशिकाओं जो पैरेनकाइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा में फट जाती हैं और लेंस के आकार में छिद्र बनाती हैं, उसे बातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये अधिकांश काष्ठी वृक्षों में पाए जाते हैं। मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में संवहन द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह की होती हैं और जो ऊपर बताई जा चुकी हैं। जिम्नोस्पर्म के मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।